हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल सा चैनल क्रैक एग्जाम बोर्ड। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स का, या हम कह सकते हैं कि क्लास 10 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रकाश की परिभाषा। तो प्रकाश की परिभाषा में हम सबसे पहले देखते हैं, प्रकाश एक प्रकार का विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है और वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम। आपको बता दें, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। आपने क्लास 9th में इसको पढ़ा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। निर्वात में इसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसकी प्रगति कैसी होती है? विद्युत चुम्बकी। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, बोर्ड पेपर में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं प्रकाश का परावर्तन देखते हैं। जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो इसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लीजिए एक परावर्तक तल है, प्रकाश अगर इस पर ऐसे आया तो इसे सीधा चला गया, ऐसे आया और इसे ये वापस लौट गया, तो इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। समझते हुए चलिएगा तो याद करने, कोई भी आपको डेफिनेशन याद नहीं करनी पड़ेगी अगर आप समझे रहेंगे अच्छे से तो। चलिए आगे चलते हैं। पर अब आते हैं परावर्तन के नियम पर। परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। पहली बात तो ये, इसको करके देखते हैं। कह रहा है कि ऐसे अगर एक परावर्तक तल है जिस पर कलई की गई है, ऐसे इस पर एक किरण आपतित होती है इस प्रकार, और ये ऐसे वापस चली जाती है इस प्रकार। और अभिलंब क्या होता है? ये जहाँ पर किरणें गिरती हैं वहाँ पर हम एक अभिलंब खींच देते हैं, लंबवत, जो परावर्तक तल के लंबवत होता है। तो समझ में आ गया? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या है? एक ही तल में है। ये बात तो सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला नियम है, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। इसको भी करके देखते हैं। मान लीजिए एक तल है, यहाँ पर एक कलई की गया है, एक किरण ऐसे आती है, ऐसे चली जाती है, ये क्या है? ये अभिलंब है, मैंने अभी आपको बताया। तो अभिलंब के साथ आपतित किरण का जो कोण होता है उसे कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण को आई से लिखते हैं। परावर्तित किरण का अभिलंब के साथ जो कोण होता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण, इसे आर से लिखते हैं। समझ में आ गई बात? आपतन कोण, परावर्तन कोण। तो यह परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। तो मतलब आई जो है वो आर के बराबर है। बस सिंपल, एकदम बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं। अब जब प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में तो उसके कुछ लक्षण होंगे, उन्हें हम देख लेते हैं। पहले नंबर पर है, समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के लंबवत ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने है। चलिए इसे देखते हैं। मान लीजिए ये सब एक समतल दर्पण है, यहाँ पर एक वस्तु रखी है, तो इसका प्रतिबिंब ठीक पीछे इतनी ही दूरी पर एकदम लंबवत बनेगा। समझ में आ गया? इजी है। चलिए आगे देखते हैं। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ये तो बात सही है। अब मान लीजिए कोई मनुष्य है, उसको अपना दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो उसे कितनी लंबाई का दर्पण चाहिए? तो इसका सीधा सा आंसर है, उसे अपनी लंबाई की आधी लंबाई का दर्पण चाहिए। यही है नेक्स्ट पॉइंट। किसी मनुष्य को समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम मनुष्य की लंबाई की आधी होनी चाहिए। दर्पण की लंबाई बराबर 1/2 मनुष्य की लंबाई, मतलब आधी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए वो 6 फुट का है आदमी, तो उसे 3 फुट का समतल दर्पण चाहिए। चलिए देखते हैं। थीटा कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। मान लीजिए कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देकर समझा देते हैं।
मान लीजिए कि दो दर्पण इस तरह झुके हुए हैं या दो दर्पण इस तरह एकदम झुके हुए हैं, तो उनके बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे। मान लीजिए आप यहाँ पर हैं तो कितने प्रतिबिंब आपको दिखाई देंगे अपने, तो आपको बताते हैं कितना दिखाई देगा। उसका जो प्रतिबिंब की संख्या होती है वो होती है 360/θ-1। अब मान लीजिए दोनों दर्पण परस्पर 60 डिग्री पर झुके हुए हैं, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। 360/θ का मान कितना है 60 - 1, इसे 6 बार कट जाएगा। 6 - 1 मतलब 5 प्रतिबिंब बनेंगे। समझ में आ गई बात। अब अगर मान लीजिए यहीं पर थीटा की वैल्यू अगर 0 हो जाती, मतलब दोनों दर्पण इस तरह रखे होते एक दूसरे के समांतर, तब प्रतिबिंब कितने बनते, वो बनते 360/θ। थीटा की वैल्यू कितनी है 0 - 1। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इनफाइनाइट, इसलिए ये इनफाइनाइट -1 तो इनफाइनाइट ही आएगा। तो अगर दोनों दर्पण परस्पर 0 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं तो उनके बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे अनंत। मतलब आप यहाँ पर खड़े हैं तो आपको अपने अनंत प्रतिबिंब दिखाई देंगे। समझ में आ गई बात, इजी है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से अपना असली टॉपिक स्टार्ट होता है, यहाँ से गोलीय दर्पण से। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा देख लेते हैं। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। इसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, दूसरा तल परावर्तक तल होता है। अब देखिए जैसे कोई गोला है इस प्रकार, मान लीजिए इस प्रकार, हमने यहाँ से इसको इतना कट कर दिया, जितना मैं मिटा दे रहा हूँ उसको काट करके मैंने हटा दिया अपने मन से। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये चीज़ जो बचा हुआ पार्ट है इसका, ये चीज़ यही तो है गोलीय दर्पण। बस इतना सिंपल, गोला था उसको काट दिया, बन गया गोलीय दर्पण। बचा हुआ जो हिस्सा है, मैंने इसके एक तल पर पारे की कलई कर दीजिए। मान ली इधर भी कर सकते हैं आप, अंदर भी कर सकते हैं। तो कलई करने के आधार पर गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो जाते हैं। एक पहले नंबर पर होता है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। केव मतलब क्या होता है, गुफा, गुफा मतलब अंदर की तरफ घुसा हुआ। तब कैसे बनेगा अवतल दर्पण, ये ऐसे होता है। इसमें परावर्तन दबे हुए तल से, दबा हुआ तल क्या है, ये वाला चीज़। यहाँ से किरण आएगी ऐसे चली जाएगी, यहाँ से किरण आएगी ऐसे चली जाएगी, वैसे भी जा सकती है। और इसमें जो कलई की गई होती है बाहर की तरफ। चलिए उत्तल दर्पण देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। देखे उसे उत्तल, उसे उभरा हुआ तल ना, एकदम ट्रिक बन गई एकदम। देखिए इसमें परावर्तन कैसे होता है, उभरे हुए तल से। उभरा हुआ तल ये है, ऐसे जाएगा, ये जब ऐसे जाएगा कब जाएगा, जब अंदर की तरफ कलई की गई रहेगी। तो इसमें अंदर की तरफ कलई की गई रहती है, बाहर तरफ से परावर्तन होता है। समझ में आ गया, बढ़िया। चलिए अब देख लेते हैं गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो पहले नंबर पर है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। मतलब कि हमने जो ये चीज़ बनाया था, ये दर्पण, ये किसी न किसी गोले का तो भाग रहा होगा। तो उस गोले का जो केंद्र है, सेंटर है, वही तो इसका भी सेंटर हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। मान लीजिए सी है तो ये वक्रता केंद्र हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। वक्रता त्रिज्या उस गोले की त्रिज्या को जिसका दर्पण एक भाग है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मान लीजिए हमने ये दर्पण लिया, ये किसी गोले का ही तो भाग रहा होगा, तो उस गोले की जो त्रिज्या रही होगी आर, वही इस दर्पण की भी त्रिज्या हो जाएगी। तो त्रिज्या ऐसे बना देंगे, ऐसे बनाते हैं, ये है आर, आर से इसको लिखते हैं बस। आगे समझते हैं। दर्पण का ध्रुव पोल, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मान लीजिए एक दर्पण है, इसके परावर्तक तल, ये परावर्तक तल है,
तो इसके जो मध्य बिंदु होगा ये वाला बिंदु, ये वाला पॉइंट, समझ पा रहे हैं जहाँ मैं कलर कर रहा हूँ, यही है दर्पण का ध्रुव। इसको P से लिखते हैं, यही है दर्पण का ध्रुव। समझ में आ गया? बढ़िया। दर्पण का द्वारक, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। आगे देखते हैं दर्पण का द्वारक, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसको देखते हैं, मान लीजिए एक दर्पण है, इसका जो द्वारक होगा, द्वारक मतलब ये जो इतना है यही इसका दर्पण का द्वारक है, बस हो गया। मुख्य फोकस, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष तो बताया नहीं, चलो बता देते हैं। समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। सबसे पहले मुख्य अक्ष समझ लेते हैं। मुख्य अक्ष में कुछ नहीं रखा है, ये जो दर्पण का ध्रुव P है और ये जो वक्रता केंद्र है C, इसको मिलाने वाली जो रेखा है इसी को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं, बस सिंपल। तो ये कह रहा है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली रेखा, मुख्य अक्ष ये है तो इसके समांतर आने वाली रेखा है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है, मान लीजिए ये इस पॉइंट से गई, तो इसी को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। समझ में आ गई बात? एक बार फिर से दोहरा देते हैं। दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली रेखा, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली रेखा दर्पण के जिस बिंदु से होकर जाती है परावर्तन के पश्चात उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास फोकस दूरी। बस दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की जो दूरी है वही है फोकस दूरी। बस इसको F से लिखते हैं, स्मॉल f से, बस सिंपल है। आगे चलते हैं। फोकस तल, वह तल जो मुख्य फोकस से होकर के जाता है तथा मुख्य अक्ष के लंब रूप होता है। मान लीजिए एक दर्पण है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये है इसका फोकस, ये इसकी वक्रता त्रिज्या। तो कह रहा है ऐसा तल मतलब प्लेन, आप एक कागज समझ सकते हैं। कागज मान लिए इसे लगा दिया, ये सब है, ये लंब रूप है, इसके मुख्य अक्ष के लंब रूप है और मुख्य फोकस से भी होकर जा रहा है। देखो मुख्य फोकस के अंदर आ रहा है, ऐसे आप समझ सकते हैं। समझ में आ रहा है? फील आ रहा है? अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आज अब देख लेते हैं आज का हमारा लास्ट टॉपिक, दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। क्या संबंध है दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में, इसे देख लेते हैं। जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या के सापेक्ष बहुत छोटा होता है तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये चीज़ समझ गए? चलो देख लेते हैं। मतलब कि कह रहा है कि जो F है वो R/2 मतलब R का वक्रता त्रिज्या का आधा है। बस इसको एग्जाम्पल समझ लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेट्स से R की वैल्यू मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, तो उस केस में F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R/2। R का मान कितना है? 10 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5 सेंटीमीटर आ गया। 2 पंचे 10 कट गया। अब कभी कभी आपको F की वैल्यू दे करके R की वैल्यू पूछ लेगा, तो R बराबर क्या होता है? 2F, मतलब फोकस दूरी का दुगुना कर देंगे तो वक्रता त्रिज्या मिल जाएगी। मान लीजिए F की वैल्यू कितनी है? 25 सेंटीमीटर है, तो उस केस में R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 गुणे 2 मतलब 50 सेंटीमीटर। समझ गए? इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ज़रूर आता है, हर साल आता है। तो 1 नंबर की तैयारी यहाँ से हो गई। और हमने जो यहाँ पर बताया था इसको भी ज़रूर से याद कर लीजिएगा। और ये टर्म्स हमने बताई यहाँ पर, इसको भी याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस क्लास के PDF नोट्स चाहिए
तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल क्रैक एग्जाम 4 के नाम से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी अपनी तैयारी कर सकें, क्योंकि बांटने से ज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।